अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात के पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही बीजेपी के मलकाजगिरी के बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने एक भारी रैली की शक्ल में RDO ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने मलकाजगिरी से उनकी कामयाबी का दावा किया है। वहीं बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार मेदक हलके से रघुनंदन राव ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। मेदक हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम मधु की तरफ से रुकने असेंबली M रोहित रेड्डी और दीगर ने पर्चा दाखिल किया, जबकि महबूबनगर पार्लियामेंट हलके से बीजेपी की नायब सदर DK अरुणा ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। उनके अलावा नलगुंडा पार्लियामेंट हलके से BRS से बीजेपी में शामिल होने वाले सैदी रेड्डी ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उनके अलावा कई दीगर उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। So time is there, but it's so the time will give later on the rest of the formalities are there. मुझे डॉक्टर ने रिव्यू इसके पे ओके निशा टेस्ट बस बदल give us the 5 minutes time. अरे दिए तू तेलंगाना बीजेपी के सदर G किशन रेड्डी ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी रियासत में दोहरे हिस्से में निशस्तें हासिल करेगी। उन्होंने मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से पार्टी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मुनक़दा रैली से खिताब किया, जिसमें एक और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियासत की तमाम पार्टियां दरअसल बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम का बीजेपी NDA हुकूमत पर भरोसा है, जिसने पिछले 10 सालों से तरक्की और बहबूद फराहम किए हैं। మరి ఈరోజు మొదటి రోజే మల్కాజ్గిరి నుంచి మన యొక్క ఈటెల రాజేందర్ గారు నామినేషన్ వేస్తూ ఉన్నారు. రాజకీయంగా అనేక ఉద్యమాలు చేసి అనేక పోరాటాలు చేసి అనేక ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని ఈరోజు మన యొక్క మల్కాజ్గిరి నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మరి మన పార్టీ ఎంపిక చేయడం జరిగింది. వారు ఈరోజు నామినేషన్ వేస్తూ ఉన్నారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఎన్నికలు జూన్ 4న జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు రెండు విషయాలు విడిగా మనం ఆలోచించాలి. ఒకటి, దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అత్యధికమైనటువంటి సీట్లతో ఎవరు ఊహించని విధంగా మరి 140 కోట్ల మంది ప్రజల ఆశీస్సులతో అధికారంలో రాబోతా ఉన్నాము. జూన్ 2వ వారంలో నరేంద్ర మోడీ గారు 3వసారి హ్యాట్రిక్ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి అనుమానం లేదు. ఈరోజు तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन पर्चा दाखिल करने के बाद एक प्रिंट आउट लेकर इस माह की 24 तारीख के अंदर मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करें। विकास राज ने कहा कि नामजदगी के कागजात और हलफनामे को एहतियात से भरने का उम्मीदवारों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगी के 3 सेट दिए जा सकते हैं और उनके साथ 5 तस्वीर भी दी जाएं। उन्होंने कहा कि हलफनामे के हर सफ़े पर दस्तखत और हर कॉलम पुर करना चाहिए। विकास राज ने कहा कि इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार को बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। उम्मीदवारों को तस्वीर के बारे में भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। टोपी और ऐनक पहनकर फोटो ना खींचें। सिर्फ कम से कम 2 माह कबल ली गई तस्वीर जमा कराई जाएं। इस बात को यकीनी बनाने का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उम्मीदवारों के चेहरे साफ हों। विकास राज ने कहा कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान किसी भी खाने को खाली ना छोड़ें। अगर खाली रखने पर पर्चे नामजदगी को दोबारा दाखिल करना होगा और अगर इस मामले में लापरवाही से काम लिया गया तो पर्चों की जांच के वक्त इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। ఇది ఇంపార్టెంట్.
Authorized representative of political parties must submit ink signed ante original, Form A and Form B in original directly to the returning officer and not through CO office. మన దగ్గర చాలా మంది వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు and they are assuming that we will be sending it to them. అట్లా కాదు, మాకు ఇవ్వాలి, అక్కడ కూడా ఒరిజినల్ ఇవ్వాలి. Before 3 PM up to the last date of nomination, that is on 25th of April. Then before that, Form A, Form B ఇవ్వాలి. Now coming to some other requirements regarding the process of nomination. A candidate not set up by recognized national or state party is to make a choice. అంటే ఎలక్షన్ సింబల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. In order of preference of 3 symbols out of the specified list of symbols. అందులో నుంచి 3 in priority order ఇవ్వాలి. 3-4 నామినేషన్ ఫామ్స్ ఇవ్వచ్చు. అందుకనే ఫస్ట్ నామినేషన్ ఫామ్ దట్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ అందులో ఏ 3 ఇచ్చారు దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దో దట్ పర్టికులర్ నామినేషన్ ఫామ్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రిజెక్టెడ్ ఫర్ సమ్ अदर रीजन. ईवीएम वीपीएटी से मुताल्लिक अर्जियों पर अपना फैसला महफूज रखने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाअत के दौरान कहा कि इंतखाबी अमल का तखद्दुस बरकरार रखा जाना चाहिए. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हर चीज़ पर शक नहीं किया जा सकता. बेंच ने इलेक्शन में ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी की 100% गिनती या बाद में बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने के पुराने निज़ाम को नाफिज करने का मुतालबा करने वाली दरखास्तों पर मुताल्लिका फरीकों के दलाइल की तफसील से समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और दीगर की तरफ से दायर पीआईएल की समाअत की. इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर वकील मनिंदर सिंह और एडवोकेट प्रशांत भूषण, सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण, संजय हेगड़े और संतोष पाल दरखास्त गुजारों की तरफ से पेश हुए. बेंच ने समाअत खत्म करने से ठीक पहले दरखास्त गुजारों से कहा कि हर चीज़ पर शक नहीं किया जा सकता. हमने इलेक्शन कमीशन को सुना है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करें. आपको हर बार हर चीज़ पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है. हमने आपको तफसील से सुना. अगर किसी चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है तो क्या सब कुछ आपको बताना पड़ेगा या किसी और को. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एसपीआईएल से जमहूरियत को पहुँचने वाले नुकसान का हवाला दिया और अदालत से कहा कि वो उन यानी दरखास्त गुजारों पर जुर्माना आयद करे. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर मरतबा मोदी ईवीएम्स के ज़रिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के कायदीन भी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में यही बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और ईवीएम जितने दिन रहेंगे कांग्रेस को हुकूमत मिलने वाली नहीं है. उन्होंने पूछा कि मोदी ईवीएम हटाने से क्यों खौफजदा है, ईवीएम से उनका क्या रिश्ता है, क्या लेन देन है, ईवीएम हटाने से क्यों उनको तकलीफ हो रही है, बीजेपी बैलेट पेपर पर इंतखाबात लड़ने से क्यों खौफजदा है. पूरी दुनिया में बैलेट पेपर पर इंतखाबात हो रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है. रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोई तजुर्बा किया जाता है और वो तजुर्बा नाकाम होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए. ईवीएम पर से अवाम और हमारा भरोसा ख़त्म हो गया है. सिर्फ बीजेपी को ही ईवीएम पर भरोसा है. बीजेपी का भरोसा मुल्क के लिए काफ़ी नहीं है. रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम का भरोसा ज़रूरी है, इसीलिए अवाम जैसा चाहती है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. 19 और 24 अप्रैल को वरंगल ज़िले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे. वज़ीर आला इस माह की 19 और 24 तारीख को वरंगल ज़िले का दौरा करेंगे. 19 को हेलीकॉप्टर के ज़रिए महबूबाबाद पहुँचेंगे. वो मकामी एनटीआर ग्राउंड में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करेंगे. कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नायक उसी दिन सुबह अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे. 24 तारीख को हनमकुंडा ज़िला खाजीपेट मंडल के मदीकुंडा में मुनक़दा जलसे आम में भी वो शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता 16 मार्च से नाफिजुल अमल हुआ है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क़वायद के मुताबिक मसाजिद और मंदिरों को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. पीएम मोदी ने आसाम की एक मीटिंग में इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है. इंतखाबी मीटिंग में अयोध्या मंदिर में होने वाले वाक़यात पर बात की.
उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमिश्नर से मोदी के तबसरों की शिकायत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी की है। नोटिफिकेशन आज जारी किया गया, लेकिन ये कहना हैरानकुन था कि कल यानी 17 तारीख को जीएचएमसी में 5,41,000 वोटों को हदफ कर दिया गया। वोटर लिस्ट गलतियों से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ప్రకారం అందులో ఉన్న నియమ నిబంధనలను అందరూ ఖచ్చితంగా పాటించాలి. అందులో ఉన్న నియమ నిబంధనల్లో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ లో ఒక ప్రధానమైన అంశం ఓట్ల కొరకు కుల లేదా వర్గ భావాలను అనుసరించి విజ్ఞప్తి చేయరాదు. అదేవిధంగా మసీదులు, చర్చిలు, దేవాలయాలు లేదా ప్రార్థనా స్థలాలను ఎన్నికల ప్రచార వేదికగా ఉపయోగించరాదు. సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు వారు అనేది బహిరంగంగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ను నిన్న ఉల్లంఘించడం జరిగింది. అస్సాం రాష్ట్రంలోని నలబరిలో నిన్న మోడీ గారు సుమారు 12 గంటలకు 10-15 నిమిషాల ముందు ఒక బహిరంగ సభలో మాట్లాడటం జరిగింది. बीआरएस पार्टी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्लियामेंट इंतखाबात के उम्मीदवारों में बी फॉर्म तकसीम किए। तेलंगाना भवन में केसीआर की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में केसीआर ने उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किए। साथ ही उन्हें इंतखाबी अखराजात के तौर पर 95 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इसके बाद इंतखाबात में तय किए जाने वाली हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। केसीआर ने कहा कि वो इस पार्लिमानी इंतखाबात में बस यात्रा निकालेंगे। इस इजलास में बस यात्रा के रूट मैप से भी मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए इस पर कतई फैसला लिया गया। इस इजलास में पार्टी के उम्मीदवार और अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए रियासत और किसानों के मफाद से ज़्यादा सियासत अहम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केसीआर मेडीगड्डा के करीब एक कॉपर डैम बनाने, उसकी मरम्मत करने, पानी को लिफ्ट करने और किसानों की मदद करने का मुतालबा कर रहे हैं। महकमे के इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद ये किया जाना चाहिए। एल&टी कंपनी भी इसके लिए आगे आई है। वहीं कांग्रेस हुकूमत सियासत कर रही है, किसानों की जानों से खेल रही है और केसीआर को बदनाम करने के सिर्फ एक एजेंडे के साथ कॉपर डैम बनाए बगैर किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटिया सियासत सिर्फ इंतखाबी फायदे के लिए की जा रही है। साबिक वजीर व सूर्यापेट के रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो एक ऐसे कायद हैं जिन्होंने आवाम की खातिर कई बार जेल जाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी भाइयों को उन पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। रेड्डी ब्रदरान ब्रोकर के तौर पर जाने जाते हैं। नलगुंडा ज़िले के किसानों को धोखा देने वाले रेड्डी ब्रदरान ने नागार्जुना सागर का पानी आंध्रा को बेचा है और उस वक्त के वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी से ये पेशकश ली थी। उन्होंने कहा कि वाईएसआर की तरफ से जो गलतियां की गई थी उसके लिए दोनों भाई ही जिम्मेदार हैं। నల్గొండలో నాకెట్పల్లి హైవే మీద రాస్తా రోకో చేసి 20 కిలోమీటర్లు ట్రాఫిక్ జామ్ చేసి అన్నాడు పోయిన జైలు. కార్యకర్తల తరఫున నేనే పోయిన జైలుకి. అడు తెలంగాణ ద్రోహి లగడపడినటోడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తను కారు మీదకి ఎక్కించి కాలు రగొట్టి చేస్తే మా కార్యకర్తలు ఆఫీస్ మీద దాడి చేసిన దాంట్లో ఆ కేసు నేను వేసుకొని జైలు పోయినా. నాకు అలవాటే. కానీ మీరు దొంగలు, మీరు ఎప్పటికైనా ఒక రోజుకి మీరు చేసిన దొంగతనాలకు జైలు పోతారు. వ్యాపార సంస్థల నుంచి బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తెచ్చి ఏదైతే 100 కోట్లు మాయ అని చెప్పేసి అని ఓడర్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నారో ఎప్పటికైనా మీరు ప్రజల సొమ్ముదిన కేసుల్లో జైలు పోయేది మీరు మాత్రమే. వాడు అంటున్నాడు ఓ దిక్కు 20,000 కోట్లు తీసుకొని మమ్మల్ని మోసం చేసిపోయింది మీ సంగతి చెప్తాను అంటున్నాడు. వాళ్ళు కూడా మోసగాళ్ళు మీరు కాబట్టి 420లో మీరు పోతారు. ప్రజల కొరకు నేను పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇక ఆస్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
ఇది నవ్వుకుంటారు జనం. నేను सीबीआई అడుగుతలే. हैदराबाद के मजाफात में अराजी पर कब्जे की कोशिश के इल्ज़ाम में हाल ही में गिरफ्तार बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के भतीजे के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने चंद्रशेखर राव के भाई के लड़के कन्ना राव के अलावा दीगर 5 अफराद के खिलाफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। कन्ना राव के खिलाफ धमकाकर रकम वसूल करने, जेवरात छीन लेने और गेस्ट हाउस में बंद करके हमला करने की शिकायत की गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजयवर्धन राव ने अपनी शिकायत में कहा कि वो एक मसले की यकसुई के लिए कन्ना राव से रुजू हुए थे। उन्हें गेस्ट हाउस में बंद करके धमकाकर 60 लाख रुपए नगद रकम के अलावा 97 तोला सोना छीन लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। चंद दिन कबल ही मन्नेगुड़ा में एक अराजी पर कब्जे की कोशिश के इल्जाम में कन्ना राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बीआरएस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात के सामने एक और धक्का लगा है। उपल के साबिक रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की तायद करने का ऐलान किया। सुभाष रेड्डी ने बीआरएस पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव को अपना इस्तीफा पेश करते हुए मकतूब रवाना किया। उसके कुछ घंटों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। ఉప్పల్ మాజీ శాసనసభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో ఈటెల రాజేందర్ గారు వారందరి సమక్షంలో ఈరోజు చేరుతున్నటువంటి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వారితో పాటు భాస్కర్ రెడ్డి గారు, నరోత్తమ్ రెడ్డి గారు, శైలేష్ రెడ్డి గారు, మిగతా అనేక మంది పెద్దలు వారితో పాటు పార్టీలో చేరుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంగా వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. सुप्रीम कोर्ट ने नोट बराए वोट केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। 24 जुलाई को समाअत को मुलतवी किया गया है। नोट बराए वोट केस को सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली ए रामकृष्णा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। जुमेरात के दिन उसकी समाअत के दौरान इस मुकदमे में चंद्रबाबू नायडू को मुलजिम के तौर पर शामिल करते हुए इस मुकदमे को सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत को 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से ख्वाजा निजामुद्दीन को टीपीसीसी एनआरआई सेल खतर का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। ख्वाजा निजामुद्दीन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन खतर के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्होंने खतर का कन्वीनर मुकर्रर करने पर इजहार तशक्कुर किया। वो खतर में पिछले 10 साल से एनआरआईज और लेबर तबके के फलाह बहबूद के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तंजीमों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए गल्फ़ में काम करने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के लिए एक जामे पॉलिसी की तैयारी और खुसूसी बोर्ड कायम करने का ऐलान किया था। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने मौसम गर्मा में पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए पानी छोड़ने के अहकाम जारी किए हैं। बोर्ड ने नागार्जुना सागर में 500 फीट तक पानी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। 500 फीट तक सागर में 14.195 टीएमसी तक पानी की दस्तयाबी है, जिसमें से 5.5 टीएमसी यानी 5.5 टीएमसी आंध्र प्रदेश को मख्तस किया गया है। तेलंगाना को हैदराबाद समेत दीगर अजला के पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर आज शहर हैदराबाद में दारुशिफा से उस्मानिया हॉस्पिटल तक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। सुबह 7 बजे इस वॉक का आगाज़ हुआ। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी मौजूदा विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की ज़रूरत के पेश नज़र काम करना शुरू किया है। शहर हैदराबाद के अहम विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले नस्लों को ये विरसा फराहम करने की अज़्म के साथ 4 मीनार पेडिस्टनाइजेशन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 18 करोड़ 33 लाख की लागत से 3 कदीम इमारतों की तामीर नौ और खूबसूरती का काम किया गया। मौज़म जाही मार्केट, मौला अली कमान और क्लॉक टावर के काम को मुकम्मल किया गया। 4 मीनार पेडिस्टनाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत मतलूबा कामों को मुकम्मल करने के इक़दामात किए जाएंगे।